हेलो डियर स्टूडेंट, पटेल सर क्लासेस में पुनः आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि शिक्षक भर्ती के लिए जो बाल विकास की क्लासेस चल रही है, 2 क्लास हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। एक क्लास कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था, जिसमें मैंने सोचा कि एक ही टॉपिक पे सारी चीज़ें अपन कवर कर लेते हैं। आज उसी को हम आगे कवर करते हैं और आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका, ठीक है, बाल विकास की, ठीक है, बाल विकास की अवस्थाओं को पढ़ना है, स्टेजेस को पढ़ना है, अवस्थाएं, ठीक है, कैसे क्या हुआ, विकास वृद्धि क्या है, ये सब चीज हम पढ़ लिए हैं। आज हम बाल विकास की अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए, तो बाल विकास की अवस्था में हम सबसे पहले क्या पढ़े थे, आपका गर्भावस्था देखेंगे, ठीक है, गर्भावस्था। गर्भावस्था के बाद आपका क्या था, शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद क्या था आपका, बाल्यावस्था। मैंने आपको सारी चीजें बताई है प्रीवियस क्लास में। और बाल्यावस्था के बाद जनरली हमको देखना है क्या, आपका किशोरावस्था, ठीक है, प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस, ठीक है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, ठीक है। तो ये, ठीक है, कहां से कहां तक चलेगा, गर्भाधारण से, ठीक है, जन्म तक, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, ठीक है। और बच्चे का जन्म हुआ तो हम 0 से क्या काउंट करेंगे, 2, तब तक कौन सा है, शैशवा, ठीक है। और 2 से आपका 12 तक क्या रहेगा, बाल्यावस्था। और 12 से लेकर 18 तक क्या रहेगा, ये रहेगा किशोरावस्था, जिसमें बाल्यावस्था को फिर हम बांटे थे, ठीक है, प्री चाइल्डहुड और आपका लेटर चाइल्डहुड पीरियड, ठीक है। इसमें भी हम इसको 2 भागों में बांट दिए थे, ठीक है, बाल्यावस्था को। एक आपका पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था पढ़े थे, कभी कभी सीधा सीधा प्रश्न आता है। और एक पढ़े थे आपका उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था। तो आज हम इसी में देखेंगे कि इन अवस्थाओं में कैसे कैसे विकास के आयाम होते हैं, ठीक है। तो ये 2 से आपका, ठीक, 2 से 6 वर्ष तक जो रहेगा पूर्व बाल्यावस्था है, और 6 से 12 तक जो रहेगा ये उत्तर बाल्यावस्था है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, ये अवस्थाओं को मैंने पिछले क्लास में भी आपसे डिस्कस किया है। अब इन अवस्थाओं में हमें क्या देखना है, तो इन अवस्थाओं में हमें विकास के आयाम देखने हैं, ठीक है, विकास के आयाम देखने हैं। विकास के आयाम मतलब कौन कौन सा क्षेत्र है जहां पर बालक का जो है विकास होता है। और विकास के आयाम में सबसे पहला हमें क्या देखना है, तो सबसे पहला हमें देखना है शारीरिक विकास, ठीक है। मतलब इन सभी अवस्थाओं में बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है ये देखना है, ठीक। बच्चे का मानसिक या कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, इस पर हमको चर्चा करना है, ठीक है। बच्चे का इस अवस्था में, ठीक है, बच्चे का इस अवस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है, इस पर चर्चा करना है, ठीक है। इन सभी अवस्थाओं में हमें बच्चे का संवेगात्मक विकास कैसे होता है ये देखना है। इन सभी अवस्थाओं में बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है, इस पर हमें चर्चा करना है। तो इन सभी अवस्थाओं में हमें विकास के प्रमुख आयामों को देखना है, ठीक है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, इन सभी में हमें विकास के आयाम देखने हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम कंटिन्यू करते हैं। आज की जो क्लास रहेगी ये गर्भावस्था पर हम चर्चा करेंगे कि गर्भावस्था में कैसे बालक का इस तरीके से विकास होता है, ठीक है। चलिए तो समझने का प्रयास करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला अवस्था है गर्भावस्था। क्या अवस्था है, गर्भावस्था या प्रीनेटल पीरियड, ठीक है। देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से समझना बेटा, बहुत इजी है, लेकिन आप इसको बहुत अच्छे से समझना, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। बहुत अच्छे से इसको लिंक करना है और याद करना है। जैसे मैं बोलूं गर्भावस्था, याद रखना, ठीक है, पहला याद रखना है
बाल विकास की प्रथम अवस्था है। ठीक है, बाल विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो बाल विकास की प्रथम अवस्था है गर्भावस्था। सीधा सीधा याद रखना है, बाल विकास की प्रथम अवस्था है गर्भावस्था। याद रखना है आपको, बाल विकास, ठीक है, बाल विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, इस अवस्था से ही हम बाल विकास को क्या करते हैं? प्रारंभ होता है, मतलब यहीं से हम बाल विकास की अवस्था को मानते हैं। तो गर्भावस्था ये बाल विकास की प्रथम अवस्था है और बाल विकास यहीं से प्रारंभ होता है। याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। इसमें, इस अवस्था में, ठीक है, इस अवस्था में शारीरिक विकास का ज्यादा महत्व होता है। याद रखेंगे, इस अवस्था में शारीरिक विकास का ज्यादा महत्व होता है। हम विकास के आयाम देख रहे हैं और विकास के आयाम में, चारों आयाम में अगर हम देखें प्रमुख रूप से, तो इसमें आपका शारीरिक विकास का ज्यादा महत्व होता है। कौन से विकास का ज्यादा महत्व होता है? ठीक है, गर्भावस्था में शारीरिक विकास का ज्यादा महत्व होता है। ठीक है, सामाजिक, संज्ञानात्मक या बाकी चीज पर अभी हम देखेंगे, लेकिन बाल विकास की प्रथम अवस्था है, बाल विकास का प्रारंभ होता है। ठीक है, और कहां से कहां तक है? तो जिस समय मां गर्भ धारण करती है, ठीक है, गर्भाधारण, उस प्रोसेस को समझ देंगे। ठीक है, गर्भाधारण से लेकर, ठीक है, आपका जन्म, ठीक है, जन्म तक, ठीक है, जन्म तक की जो अवस्था होगी गर्भधारण से, उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? तो उस अवस्था को हम गर्भावस्था कहेंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप पहले समझो कि बाल विकास की प्रथम अवस्था है, बाल विकास प्रारंभ होता है यहीं से, शारीरिक विकास का ज्यादा महत्व होता है, और गर्भाधारण से जन्म, यानी बच्चे का गर्भधारण से, मां के से लेकर बच्चे के जन्म तक का जो समय रहेगा वो क्या कहलाएगा? गर्भावस्था। अब देखिए बेटा, देखो, अगर हम गर्भावस्था में विकास के आयाम देखें, ठीक है, तो सीधी सीधी बात आपको समझना है कि गर्भावस्था में विकास के आयाम हमको समझना है। तो विकास के आयाम में हम फिर से पढ़े थे, विकास के आयाम में क्या आपका शामिल है? एक आपका शारीरिक विकास, जिसका महत्व सबसे ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? शारीरिक विकास। फिर आपका संज्ञानात्मक विकास, तो मैंने आपको बताया संज्ञानात्मक विकास क्या है। ठीक है, बुद्धि, मस्तिष्क, सोच, कल्पना, ये सब क्या है? संज्ञानात्मक विकास है। फिर कौन सा विकास है आपका? भावनात्मक विकास, या इसी को आपका इमोशनल या संवेदनात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, इमोशन या भाव को इसमें हम देखे हैं। और एक होता है सामाजिक, सामाजिक संबंध, व्यवहार, नैतिक, ठीक है, नैतिकता, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है आपका? तो ये सब आता है सामाजिक विकास। तो गर्भावस्था यानी बच्चे की हर एक अवस्था में विकास के 4 आयाम होंगे, लेकिन आपको समझना है, मैंने क्या आपको समझाया था जब मैंने पिछली क्लास आपको बताई थी, तो आपको समझना है कि जब हम केवल शारीरिक विकास की बात करते हैं तो वहां पर हम वृद्धि की बात करते हैं, और जब उनमें अन्य चीजों की बात करते हैं तो फिर वहां पर हम विकास की अवधारणा को या विकास की बात को समझते हैं। अब समझिए बेटा कि मां के जो गर्भावस्था है, आप इन तीनों को समझो, इनको, ठीक है, मां का जो आपका गर्भ में आप बच्चे की समझ का सही तरीके से आकलन या मूल्यांकन कर पाएंगे क्या? नहीं। बच्चा मां के अंतर्गत क्या सोच रहा है पेट के अंदर, ये आप जान पाओगे क्या? ठीक है, ठीक, कई लोग, भले हम लोग ऐसी बोल चाल में बोल देते हैं, लड़का जल्दी आना चाहते, लड़का जल्दी निकलना चाहते, तो बच्चा क्या सोच रहा है ये केवल हमारा अनुमान है। समझ में आ रहा है? अनुमान है, अनुमान जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो बच्चे की सही तरीके से संज्ञानात्मक विकास की हम अध्ययन नहीं कर सकते। हाँ, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित अंगों के बारे में जान पाते हैं। और जब भी मैंने कहा है कि जब भी हम कोई ऑर्गन्स को पढ़ रहे हैं, बॉडी ऑर्गन्स को पढ़ रहे हैं या शरीर के अंगों को पढ़ रहे हैं, तो शरीर को अंग का मतलब से है, शारीरिक वृद्धि से है। समझ में आ रहा है ना? यहां पर शारीरिक अंग यानी कि जो आपके संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाएगा वो अंग डेवलप होगा, लेकिन वो अंग के माध्यम से बच्चा क्या सोच पा रहा है ये आप समझ पाओगे क्या? नहीं। तो याद रखना, गर्भावस्था में हम संज्ञानात्मक विकास को शून्य मानकर चलते हैं। क्या मानकर चलते हैं? शून्य, क्योंकि
हम इस समय बच्चा क्या सोच रहा है इसका किसी भी प्रकार का आकलन या मूल्यांकन नहीं कर सकते। हम केवल अगर अनुमान लगा रहे हैं तो वो गलत हो सकता है। ठीक, अब चलिए देखते हैं आपका कौन सा संज्ञात्मक। तो मां के शरीर में बच्चे का भाव कैसे पता चलेगा? जैसे बच्चा किक मारता है, मान लो लात मारता है, तो बच्चा लात क्यों मार रहा है? कई लोग बोलते हैं खेलत है, पेट में खेलत है, ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड बना है अंदर जो बच्चे खेलेंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको ये चीज समझना है। ठीक है, तो बच्चे जो है वहां पर आप उनके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हो कि बच्चा किक कर रहा है तो क्यों कर रहा है, बच्चा अंदर क्या सोच रहा है। ठीक है, अपने माँ के बारे में क्या सोच रहा है, अपने पिता के बारे में क्या सोच रहा है, ये इस चीज का केवल आप अनुमान लगा सकते हो। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना, ऐसा काम मत करो, आपके पिताजी आपको देख रहे हैं, ऐसा काम मत करो, आपके माता आपको देख रहे हैं। ठीक है, मुस्कुरा रहा होगा, खेल रहा होगा, ये सब हमारा अनुमान है बेटा, इस विकास के मामले में अनुमान है। इसलिए हम आपके गर्भावस्था में संवेगात्मक विकास को भी क्या मान के चलेंगे? शून्य, क्योंकि हम नहीं जान पा रहे हैं अभी। जब तक बच्चा बाहर नहीं आएगा, ठीक है, जब तक अपने इमोशंस को नहीं दिखाएगा, हम नहीं समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। और सामाजिक विकास तो सिंपल सी बात है कि सामाजिक विकास की अगर बात आएगी तो बच्चा अभी किससे इंट्रोड्यूस हुआ है? अभी तो वो जान नहीं रहा है कि कौन है। ठीक है, बस अंदर में है। ठीक है, बच्चा अभी किसी से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। और सामाजिक विकास कैसे होगा? जितना ज्यादा संबंध होगा, जितना इंटरेक्शन होगा, उतना ज्यादा होगा। तो अभी तो माँ से इंटरेक्शन है, बस उसमें भी बच्चे की समझ को हम नहीं समझ पा रहे कितना इंटरेक्ट है वो अपनी माँ से। ठीक है, तो इसलिए आपका सामाजिक विकास भी क्या मान के चलेंगे? 0 मान के चलेंगे। इस प्रकार गर्भावस्था में न ही हमें संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करना है, न ही हमें, ठीक है, सामाजिक विकास का अध्ययन करना है, और न ही आपका संवेगात्मक विकास का अध्ययन करना है। अब शारीरिक विकास का अध्ययन करना है। क्यों? क्योंकि ये इस अवस्था में आप बच्चे के शारीरिक अंगों के विकास को समझ पाते हैं, इसीलिए इनको पढ़ना है। मतलब गर्भावस्था में, इसीलिए मैंने कहा है कि गर्भावस्था में केवल और केवल आप शारीरिक विकास का अध्ययन करते हैं, इसलिए शारीरिक विकास होता है। और इसको भी कैसे? तो याद रखेंगे, ठीक है, गर्भावस्था, ठीक है, गर्भावस्था में, ठीक, बालक के शारीरिक विकास, गर्भावस्था में बालक के शारीरिक विकास की जानकारी कि बच्चा कैसे ग्रोथ कर रहा है, बच्चे का कैसे ऑर्गन ग्रोथ कर रहा है, इसकी जानकारी आपके एक सोर्स के माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं। और इसी सोर्स को क्या कहते हैं? आपका अल्ट्रासाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका अल्ट्रासाउंड। देखिए प्रश्न के लेवल को समझिए। अगर आपको घुस के भी पूछेगा, गर्भावस्था कोई बहुत बड़ा अवस्था नहीं, इसको पढ़ते भी नहीं कई लोग, पर बेसिक जानकारी भी तो जरूरी है ना, कि आप जो भी शारीरिक विकास की बच्चा कितना उसका ग्रोथ हो रहा है, हर वीक बाय वीक आप जानोगे। तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, जैसा देखिए सोनोग्राफी वगैरह जो होता है, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आप बच्चे की गर्भ में उसकी शारीरिक स्थिति की, उनके विकास को समझ पाएंगे। इसीलिए इनके बारे में जानने का सोर्स है। इनके बारे में आप नहीं जान सकते, क्योंकि शारीरिक विकास का मापन हो सकता है लेकिन अन्य विकास का मापन नहीं हो सकता, अवलोकन हो सकता है। और अवलोकन करने के लिए उसका प्रत्यक्ष होना क्या है? जरूरी है। तो इस समय बच्चे से डायरेक्ट प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाने के कारण हम बाकी विकास के आयामों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। हम केवल किसका अध्ययन कर पाएंगे? शारीरिक विकास का अध्ययन कर पाएंगे। पहला बात ये याद रखना, मोटा मोटा अल्ट्रासाउंड। एक क्वेश्चन यहां से, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन यहां से। तो फाइनली हमें क्या पढ़ना है? शारीरिक विकास को ही पढ़ना है। तो सीधा सीधा एक ही ठोको पढ़ना है। ठीक, जो भी प्रश्न आएगा इसी के इर्द गिर्द आएगा, या यहीं से आगे, इससे बाहर भी आएगा नहीं। तो गर्भावस्था में क्या पढ़ना है? आपका शारीरिक विकास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शारीरिक विकास पढ़ना है। एकदम बेसिक चीज जानना है बेटा। ठीक है, चलिए समझते हैं। ठीक, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होगा। तो गर्भावस्था में हम शारीरिक विकास पढ़ रहे हैं। किसका शारीरिक विकास पढ़ रहे हैं? बालक का शारीरिक विकास पढ़ रहे हैं। किसका शारीरिक विकास? बालक। बालक मतलब गर्ल भी हो सकता है, बच्चे, चाइल्ड, आपका लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। ठीक है, बालक का मतलब याद रखना बेटा, बालक से आशय क्या है? लड़का भी शामिल है, और बालक के विकास में आपका लड़की भी शामिल है। ठीक है, हम बालक मतलब कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, समझेंगे इसको। तो देखिए
सबसे पहले जैसे हम देखेंगे तो सबसे पहले मान लो, ठीक है, बच्चे की जन्म कैसी होगी, ये कौन हो गया, ये भाई साहब हो गए, ठीक है, ठीक, मिस्टर है ये मिस्टर, ये हो गया, और ये कौन हो गई, मिसेस, ठीक है, इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, मेल, और ये क्या है आपका फीमेल। समझते हैं, गर्भावस्था की पॉइंट को समझिए, ठीक है। तो मेल और फीमेल, तो दोनों के संयोग से क्या होगा आपका, दोनों के संयोग से बालक का निर्माण होगा। तो इसका बेसिक जेन्युइन प्रोसेस क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर देखेंगे तो जो आपका शारीरिक विकास की जो अवस्था है, इसमें भी कुछ अवस्था है, स्टेजेस है, जिसका क्रम जमाने के लिए आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला ओव्यूलेशन, यानी कि इसी को बोलते हैं बीजा अवस्था, ओव्यूलेशन स्टेज, ठीक है, बीजा अवस्था एक पहला। दूसरा जो आएगा, ठीक है, उसे कहते हैं एम्ब्रॉयनिक स्टेज या भ्रूणावस्था, एम्ब्रॉयनिक स्टेज या भ्रूणावस्था। तीसरा अवस्था है, ठीक है, तीसरा अवस्था है, ठीक, आपका गर्भ, ठीक है, गर्भ, या ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, फीटल स्टेज। फीटल स्टेज क्या है मैं समझा रहा हूं बेटा धीरे धीरे, ठीक है। पहला आएगा आपका बीजावस्था, फिर आएगा आपका भ्रूणावस्था, और फिर आएगा फीटल स्टेज, और फिर चौथा आएगा, ठीक है, आपका प्रसव अवस्था, लेबर स्टेज। बीजावस्था, भ्रूणावस्था, ठीक है, इसको बोलते हैं आपका गर्भस्थ शिशु अवस्था, ठीक है, गर्भस्थ शिशु अवस्था, ठीक है, गर्भस्थ शिशु अवस्था। तो इस प्रकार हमको चार अवस्थाओं में पढ़ना है, चार अवस्था में पढ़ना है, ठीक है। गर्भावस्था में शारीरिक विकास की, और चार ये आपका उप अवस्था है। गर्भावस्था में क्या है आपका उप अवस्था है, गर्भावस्था की उप अवस्था। आपको क्रम जमाने बोल सकता है कि गर्भावस्था में भी पहले कौन सा अवस्था आएगा, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, एम्ब्रॉइक स्टेज, ठीक है, एम्ब्रॉइक आपका फीटल स्टेज, गर्भस्थ शिशु अवस्था, और लेबर स्टेज या आपका प्रसवावस्था। तो जैसे समझना कि गर्भावस्था में भाई आपका बालक का निर्माण के लिए क्या चाहिए, मेल चाहिए, और क्या चाहिए आपका फीमेल चाहिए। तो मेल का जो आपका स्पर्म है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु, क्या है आपका शुक्राणु, और इनका जो आपका ओवम है अर्थात आपका अंडाणु, ठीक है, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, तो इन दोनों के मिलने से बनता है संयुक्त कोष। क्या बोलते हैं आपका संयुक्त कोष, ठीक है। संयुक्त कोष को ही बोलते हैं आपका जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो देखिए सीधा सीधा क्रम को याद रखिए, आपका जो मेल है उसका जो स्पर्म है शुक्राणु के मिलने से, और फीमेल के ओवम यानी अंडाणु से मिलने से जाइगोट या संयुक्त कोष का निर्माण होगा। तो सबसे पहले क्या बन रहा है, यानी कि सबसे पहले इस बीजा अवस्था में, ठीक है, इस बीजा अवस्था में सबसे पहला क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। जाइगोट कैसे बन रहा है, शुक्राणु और अंडाणु से। जाइगोट जो है वो आपका पिंड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पिंड में कन्वर्ट हो गया तो जाइगोट किसमें, एक बड़ा सा गोला आकार का पिंड बन जाएगा, ठीक है। इनफर्टिलिटी बोलते हैं, इनफर्टिलिटी स्टेज, पिंड अवस्था, एक बड़ा सा पिंड जैसे बन जाएगा। और इस पिंड के बाद से यही किसमें, एम्ब्रायो में, यानी कि आपका भ्रूण में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, भ्रूण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार, और अगर क्रम देखोगे तो पहले बीजावस्था, बीजावस्था में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, एक बड़ा सा ऐसा पिंड जैसे बनेगा, ठीक है। पिंड बनने के बाद कौन सी अवस्था आएगी, भ्रूण अवस्था आएगी,
और भ्रूण अवस्था के बाद गर्भस्थ शिशु अवस्था आएगी और फिर लास्ट में कौन सा आएगा, प्रसव अवस्था। अंतिम अवस्था कौन सी है, प्रसव अवस्था। इसके बाद से जो आ जाएगी वो शैशव अवस्था, बच्चे के जन्म के बाद स्टार्ट होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए कि इसमें छोटे छोटे क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, गुणसूत्र। तो याद रखेंगे इसमें कि आपका 23 जोड़ी गुणसूत्र आपके पुरुष में भी होता है, मेल में, और आपका 23 जोड़ी ठीक है गुणसूत्र, ठीक है, इसमें भी होते हैं, किसमें, आपका फीमेल में। तो 23 जोड़ी आपके गुणसूत्र होते हैं, समझ में आ रहा है, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो इन्हीं गुणसूत्रों के निर्धारण के आधार पर हम बालक के लिंग का निर्धारण होता है। मतलब आगे चल के जब भी बच्चा जन्म होता है तो शरीर के अंदर गर्भावस्था में बालक के लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, मतलब 23 जोड़ी मतलब कुल टोटल कितने, आपका 46 गुणसूत्र होते हैं, और 23 जोड़ी मतलब कुल टोटल इसमें 46 गुणसूत्र इसमें भी होते हैं, ठीक है। अब कैसे होगा, क्या होगा, कैसे गुणसूत्र होगा, ठीक है। तो जो आपका गुणसूत्र होता है वो होता है X, जिसको हम बड़ा गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है, जिसको हम बड़ा गुणसूत्र कहते हैं। और एक होता है गुणसूत्र जो आपका छोटा गुणसूत्र होता है। क्या गुणसूत्र होता है, छोटा गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में 22 जोड़ी तो कॉमन रहेंगे। पूरा आपका जो 23 जोड़ी गुणसूत्र है, इधर जो 23 जोड़ी गुणसूत्र है, इन्हीं गुणसूत्रों के मिलने के कारण से आपका बालक का लिंग निर्धारित होगा। तो अभी जैसे हम बीजावस्था में करते हैं, तो बीजावस्था में शुक्राणु और अंडाणु मिले, शुक्राणु अंडाणु मिलने से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से पिंड बना, पिंड से भ्रूणावस्था, फिर भ्रूणावस्था से फीटल स्टेज यानी कि गर्भस्थ शिशु अवस्था, फिर आ गया आपका प्रसव अवस्था। अब जैसे यहां पर समझिएगा कि इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र इधर से है और 23 जोड़ी आपका गुणसूत्र इधर से है, ठीक है, 23 जोड़ी गुणसूत्र इधर से है, ठीक है। और उसके बाद से एक जो गुणसूत्र होता है, एक गुणसूत्र, ठीक है, एक गुणसूत्र जो होता है मेल में, ठीक है, और इधर कौन हो गई आपका फीमेल में। तो इनका जो एक जोड़ी है ना, एक जोड़ी बोल सकते हैं, एक जोड़ी गुणसूत्र जो होता है, और इधर एक जोड़ी गुणसूत्र होता है, ठीक है, गुणसूत्र, ठीक। ये जो एक जोड़ी गुणसूत्र है, इन दोनों गुणसूत्रों को लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहते हैं। मतलब बच्चे के शरीर में, या बच्चा कौन सा मेल होगा कि फीमेल होगा, उसमें फीमेल की एक जोड़ी, ठीक है, फीमेल की एक जोड़ी और मेल की एक जोड़ी गुणसूत्र को जो है ये निर्धारित करते हैं। अब जो आपके बचे, ठीक है, बचे कितने, 22, तो 22 जो आपके 22 जो आपके 44 जोड़ी जो गुणसूत्र है, 44 जोड़ी जो आपके गुणसूत्र है, ये जो है आपका शारीरिक, या ठीक है, हाँ, शारीरिक विकास हेतु गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। बाकी गुणसूत्र आपको क्या काम आएगा, बाकी सूत्र आपके शरीर के विकास के लिए उपयोगी है, लेकिन एक सूत्र जो है, एक जोड़ी क्या करेगा, आपका लिंग निर्धारित करेगा। मतलब टोटल आपका 2 जोड़ी गुणसूत्र आपके लिंग निर्धारण का कार्य करेगा, और बाकी जो 44 जोड़ी है वो शारीरिक विकास हेतु कार्य करेगा। और जो ये होगा इसे ही ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका ऑटोसोम कहते हैं। ऑटोसोम मतलब जो 44 जोड़ी गुणसूत्र है वो ऑटोसोम कहलाएगा, उसका शारीरिक विकास में भूमिका होगी। बाकी जो एक गुणसूत्र है, एक जोड़ी जो गुणसूत्र है, वो लिंग निर्धारण का कार्य करेगा। किसका करेगा, लिंग निर्धारण का कार्य करेगा, ठीक है। जिसमें ये जो एक जोड़ी होगा, एक जोड़ी, ये एक बड़ा गुणसूत्र होगा और एक छोटा गुणसूत्र होगा, यानी पुरुष में X और क्या होगा, Y होगा, और ये वाला जो होगा दोनों बड़ा होगा, यानी फीमेल में XX होगा, ठीक है, फीमेल में क्या होगा, XX होगा। अब सिंपल सी बात है कि जब क्रॉस होगा तो ये जो आपका भाई साथ में 44 जोड़ी भी जाएगा,
लेकिन इसका x इनके x के साथ क्या होगा, मिलेगा। x का x के साथ जब भी मिलेगा तो क्या होगा, x और क्या होगा, x, क्या होगा, x और x, यानी दो बड़े गुणसूत्र जब मिलेंगे तो आपका जो आपका, ठीक है, जो बड़े गुणसूत्र मिलेंगे तो दोनों x x होगा, तब हम क्या लिंग बोलेंगे, लड़की। ध्यान रखना, दोनों x x यानी पिता का x और माता का x गुणसूत्र जब मिलेगा तो क्या होगा, लड़की। लेकिन पिता का y और माता का क्या हो गया, x हो गया, क्योंकि भाई y तो सिर्फ पिता में है। तो जब x और y गुणसूत्र मिलेंगे तब आपका बालक क्या कहलाएगा, लड़का। तो देखिए गर्भावस्था में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए बेटा, लिंग निर्धारण कैसे होता है, क्योंकि देखो बाकी बेसिक विकास वाला तो क्वेश्चन ही है, विकास में केवल आप एक क्रम जानिए कि भाई कैसा, यहां पर हम केवल शारीरिक विकास को पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक कुछ याद रखना है, ठीक है। तो लिंग निर्धारण कैसे होगा, अगर x x है तो लड़की और x y है तो क्या हो जाएगा, लड़का। मतलब कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन ये है कि जो वाई गुणसूत्र है, मेन भूमिका किसकी है, वाई गुणसूत्र को लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। मतलब मेन जो आपका वाई गुणसूत्र है उस वाई गुणसूत्र को लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहते हैं। मतलब पूरा डिपेंडेंट किस पर है, आपका वाई, क्योंकि x है तो लड़का है भाई, x है तो लड़की है, y जो है वो अंतर पैदा कर रहा है, यानी y क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो इसलिए y को क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहते हैं। और याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे लिंग का निर्धारण, ठीक है, गर्भावस्था में लिंग का निर्धारण गर्भधारण के समय ही हो जाता है। याद रखना, लिंग निर्धारण गर्भधारण के समय ही हो जाता है, समय ही हो जाता है। बेसिक क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि गर्भावस्था में बालक के विकास के क्रम में लिंग का निर्धारण कब होता है, तो गर्भाधारण के समय ही लिंग का निर्धारण होता है, क्योंकि पिता का y और माता का x गुणसूत्र जब मिलता है, ठीक है, तो लड़का है, और x x मिला तो लड़की। इस चीज का निर्धारण प्रथम चरण में यानी गर्भधारण के समय ही होता है। गर्भधारण कैसे होगा, तो गर्भधारण में शुक्राणु अंडाणु मिलकर जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट एक बड़े पिंड में बदलेगा, बड़ा पिंड से भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से फिर धीरे धीरे इधर आपके बच्चे के शारीरिक विकास की कहानी जो है स्टार्ट होती है। फिर गर्भस्थ शिशु अवस्था आएगा, ये सब आपके वृद्धि का दौर है, और लास्ट में कौन सा अवस्था आ जाएगा, प्रसव अवस्था। और प्रसव अवस्था मतलब देखो भ्रूणावस्था से शारीरिक वृद्धि शुरू होगी, बेसिक आपको उसमें कुछ जानना नहीं है, ठीक है, आपको बस इसमें ये जानना है कि ठीक है, इसे यहीं पर बच्चे का मेन निर्माण होता है, तो इसे निर्माण की अवस्था कहते हैं, और ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे संवेदनशील अवस्था कहते हैं। याद रखना, ये भी प्रश्न है बेटा, ठीक है, किताबों में नहीं मिलेगा, आप ध्यान रखना, ठीक है। निर्माण की अवस्था मतलब जब एक पिंड आपका धीरे से आकार लेकर भ्रूणावस्था में है, तो वहीं से बच्चे का अब निर्माण प्रक्रिया क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, इसलिए इसे निर्माण की अवस्था कहते हैं। ये बहुत क्रिटिकल होता है, इसलिए बोलते हैं कि ये जो आपका समय है भ्रूण की अवस्था, इसमें बहुत कम आप देखे होंगे, है ना, दूसरा तीसरा महीना जो रहता है उसमें बहुत सावधानी, झटका नहीं देना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पिंड होता है वो चिपक जाता है, गर्भ में चिपकता है, चिपकने का है, और उसके बाद धीरे 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 क्या होता है आपका, तो धीरे 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 यहां से निर्माण होता है। तो इसलिए ज्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए, झटका नहीं देना चाहिए, सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहिए, केयर करना चाहिए, तो इसलिए बहुत संवेदनशील आपका क्रिटिकल सिचुएशन भी बोलते हैं, ठीक है, भ्रूण अवस्था को। और उसके बाद भ्रूण से धीरे धीरे जो आपके जो भी आपका नए अंग है वो बनेंगे, और जो नए अंग के बाद जो पुराना बन चुका है उसका धीरे धीरे वृद्धि होगा, नए अंग बनेंगे, पुराना जो हो चुका है उसका वृद्धि होगा। तो ये सब पूरा लास्ट तक चलेगा, कहां तक, आपका प्रसव अवस्था। तो याद रखें, गर्भावस्था की अंतिम अवस्था प्रसव अवस्था है, गर्भावस्था की प्रथम अवस्था बीजावस्था है। कौन किसको निर्माण की अवस्था बोलते हैं, तो भ्रूणावस्था को। कौन सा संवेदनशील अवस्था है, तो कौन सा संवेदनशील अवस्था है, भ्रूणावस्था को। कौन सा आपका क्रम पूछेगा कैसे, तो शुक्राणु अंडाणु जाइगोट पिंड और भ्रूण, ठीक है, कैसे कैसे, तो एक्स वाई निर्धारित करता है किसको, लिंग को। लिंग का निर्धारण किससे होता है, वाई, और लिंग का निर्धारण कब हो जाता है, तो गर्भावस्था में। तो बेसिक ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार अब हम ये समझ गए कि गर्भ में जो बच्चा
आते, जो भी बच्चा गर्भ में आए वो लड़का और लड़की कैसे डिसाइड होगा, तो वे इन गुण सूत्रों के माध्यम से, रेसे, छोटे छोटे रेसेदार लंबी श्रृंखला वाले होते हैं, उन्हीं को हम गुण सूत्र कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से लड़की और लड़का अब जो भी है आ गए। तो अब कैसे विकास होगा, तो ये समझना है। तो देखिए यहां पर बेसिक आपको समझना है कि जैसे ये है आपका, मान लो इस तरीके से, अभी छोटा समझने के लिए हम ऐसा बना दिए, ठीक है। और ये आपका माँ है, माँ से सारी चीजें बच्चे को यहां तक पहुंचना है, तो आपको क्या क्या समझना है, ठीक है। ये हम गर्भावस्था का जब समझने के लिए, ठीक है, हम लगभग चित्र बना दिए हैं, ठीक है, गर्भावस्था का, ये ऐसे। और क्या क्या जानना है गर्भावस्था में, सबसे पहला देखिए बेटा, जो जो चीज मेन आपको समझना है, जो बेसिक जानकारी, जनरल नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। पहला है कि गर्भावस्था में, ठीक है, गर्भावस्था में कुल समय, बच्चों का कुल समय कितना होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछते हैं भाई कितना समय रहते हैं, तो जो एक सैद्धांतिक समय है, ऐसा मान देते हैं कि आपका 280 दिन होते हैं, या 9 माह 10 दिन का समय बोलते हैं, ठीक है। या अगर आप देखोगे तो लगभग आपका 36 सप्ताह का समय माना जाता है, ठीक है। मतलब जिसमें स्वस्थ बच्चा स्वस्थ रहे, तो लगभग गर्भावस्था में 280 दिन, 9 माह 10 दिन या 36 वीक यानी 36 सप्ताह का समय माना जाता है, ठीक है। गर्भावस्था में विकास की दिशा जो है वो कैसी है, तो गर्भावस्था में कैसा होगा, सिर से पैर की ओर होगा। याद आ रहा है, हम लोग पढ़े थे विकास की अवस्था में, ठीक है, सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। तो विकास की दिशा कैसे होगी, सिर से पैर की ओर, यानी सिर से पैर की ओर धीरे धीरे विकास होना क्या होगा, शुरू होगा। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि गर्भावस्था में प्रथम अंग जो बनेगा, ठीक है, वो है आपका हार्ट, यानी कि हृदय। सबसे पहले आप देखोगे हार्ट बीट चेक करते हैं, फिर धीरे धीरे सिर, फिर धीरे धीरे आपका पैर। तो सबसे पहले जो गर्भावस्था में सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हार्ट बीट चेक किया जाता है, मतलब जान बोलते हैं ना, जान आ गई बच्चे में। तो गर्भावस्था में सबसे प्रथम अंग क्या बनता है, हृदय का होता है, फिर धीरे धीरे पूरा ये वाला पार्ट बनता है, फिर नीचे, क्योंकि सिर से पैर की ओर विकास होगा। तो हार्ट बीट आता है, मतलब जान आ गई, अब वहां से फिर काम करना धीरे धीरे प्रोसेस होगा, ठीक है। ब्लड चाहिए भाई, तो वहां से होगा, ये याद रखना है। तो विकास की दिशा कैसी होगी, सिर से पैर। गर्भावस्था में प्रथम अंग क्या होगा, आपका हृदय। इस अवस्था में न किसी प्रकार का सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं ना कुछ, अभी हम केवल शारीरिक विकास को देख रहे हैं, केवल कि बच्चा कैसा है, स्वस्थ बच्चा है। हाँ, निकलने के बाद हम सारी चीजों को देखेंगे कैसा होगा, ठीक है। और ठीक है, इस अवस्था में बच्चे का भार अगर स्वस्थ बच्चा है तो उनका भार जो है वो 2.5 से 3.5 केजी तक माना जाता है। मतलब अगर एक स्वस्थ बच्चा है, ठीक है, तो बच्चे का जो वेट होना चाहिए गर्भावस्था के दौरान लास्ट प्रसव अवस्था तक, वो 2.5 से 3.5 केजी तक होना चाहिए, ठीक है। नहीं बहुत ज्यादा ओवरवेट होना चाहिए, नहीं, एकदम जो सही है होना चाहिए इतना तक, वो ये है प्रमाणिक, आपको याद रखना, ठीक है। तो गर्भावस्था में कुल कितना समय, तो याद रखना 280, ठीक है। फिर आपका 9 माह 10 दिन, फिर आपका 36 सप्ताह, फिर विकास की दिशा कैसे, सिर से पैर। गर्भावस्था में प्रथम अंग कैसे, हृदय। बच्चे का भार कैसे, तो बच्चे का भार लगभग 2.5 से 3.5 केजी के आसपास होना चाहिए। अब देखिए क्या क्या बेसिक क्वेश्चन होगा, ठीक। अब यहां पर जो है बच्चे पूर्ण रूप से माता पर निर्भर होती है। इस समय बच्चा किस पर निर्भर होती है, माता पर निर्भर होती है। मतलब मां की क्रियाएं बच्चे को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। यानी कि गर्भावस्था में बच्चे या बालक पूर्ण रूप से किस पर निर्भर होती है, माता के ऊपर निर्भर होती है। माता जो भी काम करेगी उसका प्रभाव कहां पड़ेगा, उनका प्रभाव कहां पड़ेगा, बच्चे के ऊपर। जैसे आपका माता का पोषण, ठीक है, मतलब जो भी न्यूट्रिशन मां लेगी वही किसको मिलेगा, बच्चे को मिलेगा। मैं समझा रहा हूं, जो भी पोषण माता लेगी, जो भी चीज आपका मां करेगी, उस पोषण का पूरा असर किस पर होगा, बालक का। यानी माता का क्या, भोजन,
निर्भर करेगा बच्चों पर। तो बच्चों को भोजन कहां से मिलेगा? माता से मिलेगा। ठीक, माता का स्वास्थ्य, ठीक है, माता का हेल्थ बच्चे के हेल्थ को प्रभावित करेगा। ठीक है, ठीक, माता की भावनाएं, माता अगर खुश है तो बच्चे का बोलते हैं ना कि ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, बोलते हैं कि गर्भावस्था में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, बिंदास खाओ, रात को 2 बजे ससुरे आइसक्रीम खाने का मन है, उठवा भेज दिए, तो कोई टेंशन नहीं, रात निकाल का है क्या है सोचना नहीं है। माता की भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है गर्भावस्था में। माता का स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट होता है। अगर माता को अचानक कोई प्रकार का आपका कोई डिसीज है, चाहे वो जेनेटिक हो, किसी भी प्रकार का, तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। माता का पोषण जितना अच्छा माता खाएगी, प्रोटीन, विटामिन, आयरन, सब चीज अगर सही तरीके से न्यूट्रिशन ले रही है तो बच्चे का ग्रोथ भी सही तरीके से होता है। इस समय याद रखेंगे, नशे का सेवन किसी भी प्रकार के गर्भावस्था में अगर कोई भी माता किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करती है तो उसका सीधा सीधा असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो किसी भी प्रकार का हमें नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, ये याद रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चे पूर्ण रूप से गर्भावस्था में किस पर निर्भर है? माता के ऊपर निर्भर है। या बच्चा कब प्रभावित होता है? जब माता पिता क्या है? परिपक्व नहीं है, इनमिच्योर है। ठीक है, कैसे? यानी कम उम्र में अगर आप प्रेग्नेंट हो गए, कम उम्र में अगर आप बच्चा चाह रहे हैं, आपका शरीर परिपक्व नहीं है, तो इस वजह से माता पिता के परिपक्वता का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। याद रखना, यहां पर नोट पॉइंट करके इस चीज को समझना है। ठीक है, कि आपका गर्भाधारण, ठीक है, गर्भाधारण का समय, गर्भाधारण का जो समय है बेटा, है ना, वो अगर आप देखोगे तो 21 वर्ष से, ठीक है, 28 वर्ष, 21 वर्ष से 28 वर्ष के समय को सही माना जाता है। ठीक है, इस बीच में 21 वर्ष से 28 वर्ष के बीच में अगर कोई फीमेल जो है वो अगर प्रेग्नेंट होती है, वो अगर गर्भधारण करती है, तो ये सही समय है। मतलब ये इसमें सही तरीके से आप चीजों को ग्रोथ कर सकते हैं, सही तरीके से मैच्योरिटी आ जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप बच्चे के लिए गर्भधारण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव, ठीक है, माता पिता की मैच्योरिटी का होना, मैच्योरिटी लेवल का होना भी सही है, मतलब उसका शरीर उस चीज के लिए प्रिपेयर है, तो ये भी याद रखना। तो बच्चे पूर्ण रूप से माता पर निर्भर है। कुछ भी चीज माता जो है, ठीक है, कुछ भी चीज माता के माध्यम से ही गर्भावस्था के बच्चे तक पहुंचेंगे। और इस तरीके से हम बच्चे के अभी केवल शारीरिक विकास का बेसिक सब क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, एक आध दो प्रश्न अगर पूछेगा, लेकिन आपको गर्भावस्था की समझ होनी चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि आप पढ़ रहे हो, इसके लिए कि आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि भाई कल के डेट में आप भी पेरेंट्स बनोगे, वहां पर भी इन चीजों का उपयोग होगा। ठीक है, अब एक बात याद रखना है कि माता का पोषण, ठीक है, या पोषण या जो भी, या माता से जो भी बच्चे तक जाएगा, क्या? ऑक्सीजन। माता का पोषण ऑक्सीजन। कहां तक जाना है? बच्चे तक पहुंचना है। कहां तक? बच्चे तक पहुंचना है। तो बच्चे तक पहुंचने के लिए इस तरीके से एक लंबा पाइप लगा रहता है। क्या लगा रहता है? पाइप। इसी को बोलते हैं नॉल। क्या बोलते हैं? नाल। एक नाल होता है और बच्चे को सेव करने के लिए एक बड़ा सा ऐसा थैली नुमा संरचना होती है। क्या होता है आपका? थैली नुमा संरचना। ठीक है, बच्चे को सेव रखने के लिए इस नाल से जुड़ा हुआ, यानी माता जो भी चीज यहां पर, माता जो भी चीज, ठीक है, बच्चे के लिए आपका खा रही है, इस थैली के माध्यम से वो कहां जाएगा? बच्चे तक जाएगा। और ये थैली नुमा संरचना है, इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं आपका प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? आपका प्लेसेंटा। याद रखेंगे, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि बाहरी तौर पर मां भले खा रही है, समझ रही है ना, लेकिन जैसे क्या होता है कि कभी चटपटा खाने का मन कर दिया मां को, है ना, मान लो समझते से चटपटा खाने का मन कर दिया। अब चटपटा खाने का मन है भाई, ठीक है, तो मां तो खा दी अपने जीभ के स्वाद के लिए, मन मारे एकदम, चाउमीन वाउमीन ढकेल दी, पेल दी अंदर। अब यहां पर प्लेसेंटा ये डिसाइड करेगा कि वो चीज बच्चे तक जाना सही है कि, कहने का मतलब प्लेसेंटा उनका संरक्षक है अंदर। प्लेसेंटा बच्चे के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस चीज को ध्यान रखकर उसके डोज को बच्चे तक पहुंचाती है।
कि भाई अब चाउमीन को ले जाके ऐसा तो नहीं दे सकते, तो भाई चाउमीन ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, नहीं खाओ, मम्मी खा ली ना, अब चलो, अब बाहर निकाल दिए उसको, ठीक है। तभी देखोगे अनावश्यक कोई चीज खाएंगे तो उसको बाहर कर देंगे, प्लेसेंटा बोलेगा राइट नेग्लेक्ट कर रहे, फिर मम्मी क्या लगेगा, अरे बच्चा नहीं पचा पाया, बच्चा कहाँ, जो तो खाया ही नहीं है, आप नहीं पचा पाए क्योंकि प्लेसेंटा ने मना कर दिया कि ये फूड आपके लिए ठीक नहीं है। तो एक्चुअल में ये अंदर जो ये प्लेसेंटा है, अंदर यही शेप रखता है बच्चे को, तो बच्चे तक माता का पोषण ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य, ठीक है, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, पोषण पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है, प्लेसेंटा, ठीक है, पोषण पहुंचाने का कार्य करती है, बेसिक याद रखना बेटा, ठीक है। दूसरा याद होता है जो आपका रक्त में, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ है, बच्चे के लिए जो आपका उनका जो मल मूत्र है, जो भी रक्त में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का भी काम करती है प्लेसेंटा, ठीक है, बाहर निकालने का काम करती है, निकालने का कार्य करती है, ये आपको याद रखना है। मतलब आपका माता का न्यूट्रिशन इस नाल के माध्यम से बच्चे तक पहुंचाएगी भी प्लेसेंटा, और पहुंचाने के बाद जो भी बच्चे के अपशिष्ट पदार्थ है, जो भी खराब चीज है, उसको बाहर निकालने का भी काम करती है। ये भ्रूण और, ठीक है, ये भ्रूण और माता के, ठीक है, भ्रूण और माता के ऊतक से, टिश्यू से बना होता है। ये भ्रूण और माता के ऊतक से, टिश्यू से बना होता है, ठीक है, याद रखना। और यह एक अस्थायी अंग है, ठीक है, कुछ समय के लिए ये बेचारा भगवान टाइप का प्रकट हो रहते हैं ताकि बच्चे को क्या करे, सेव करे, और जैसे ही बच्चा शरीर से बाहर निकलता है इसका रोल खत्म, और इसको भी क्या कर देते हैं, बाहर निकल दे, चल अब हो गया, सेकंड टाइम आना जब सेकंड होगा तो, ठीक है। तो इस तरीके से थैलीनुमा संरचना होती है जो बच्चे को केयर करती है, बच्चे को संभालती है, उसे प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। दोनों काम करती है, पहुंचाने का भी और बाहर करने का भी। ये परमानेंट अंग नहीं है कि पेट में 24 घंटा गर्भ में रहे, ऐसा नहीं, काम खत्म होने के बाद बेचारे का रोल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये प्लेसेंटा याद रखना। और इस बच्चे के चारों ओर इस तरीके से, ठीक है, बच्चे के चारों ओर इस तरीके से जहां पर वो रहते हैं, एक आपका द्रव रहता है, क्या रहता है आपका, एक द्रव, एक फ्लूइड रहता है, इसे एमनियोटिक, क्या आपका एमनियोटिक द्रव कहते हैं। बच्चा जिसमें पानी बोलते हैं ना जी, पेट में पानी है, पानी की कमी, पानी खेल रहे हैं, तो एमनियोटिक द्रव होता है। ये फ्लूइड जो होता है, ये बच्चे को आपका बाची मूवमेंट करने में, आपके चोट लगने से, सारी चीजों करने से आपका सेव करता है, बचाता है। इसीलिए बोलते हैं कि भाई पानी की कमी नहीं होना चाहिए। बार बार आप देखोगे कि आपका नारियल पानी पियो, ये पियो, बहुत ज्यादा पानी पीने बोलते हैं। तो एमनियोटिक जो फ्लूइड है, एमनियोटिक द्रव है, वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को इसी से मूवमेंट करने में बहुत आसानी होती है। बाहरी चोट से उनको क्या है, देखो कभी कभी आपका है ना, मतलब कभी भी धक्का लग जाता है, कभी किसी चीज से टकराता है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन ये जो एमनियोटिक द्रव अगर ज्यादा है तो ये बच्चे को बहुत आसानी से, आपका बच्चा अगर यहाँ है तो द्रव यहाँ, तो वहां तक उस चीज को पहुंचने में बहुत दिक्कत होगा। लेकिन पानी कम है तो बच्चे को एक तो मूवमेंट करने में दिक्कत होगा, चोट लगने में मतलब चोट लग सकती है। तो इस प्रकार से एमनियोटिक द्रव याद रखना, इसी द्रव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो बेसिक देखिए बेटा, ठीक है, मोटा मोटा कुछ नहीं जाना, गर्भावस्था है कुछ नहीं, बस उसको मैंने आपके बेसिक जानकारी के साथ जोड़ दिया। इसी अब गर्भावस्था को हम ऐसे पढ़े तो बाल्यावस्था को कैसे पढ़ेंगे आप जान सकते हैं, ठीक है। 4 अवस्था है गर्भावस्था, ठीक है, आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। विकास के आयाम में इन चारों विकास को हम देखेंगे, ठीक है, लेकिन गर्भावस्था में इन चारों को हम अनुमानित कर सकते हैं, ये नहीं अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हमें पता चलता है, जैसे सोनोग्राफी वगैरह मैंने बताया, ठीक है। अब मेल फीमेल के शुक्राणु अंडाणु से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से पिंड, पिंड से भ्रूण, भ्रूण से फीटल, फीटल से प्रसव, ठीक है। इस प्रकार से सारी चीजें होगी। अब जो लड़का है या लड़की, इसका निर्धारण गुणसूत्र के माध्यम से होता है। तो एक्स वाई लड़के का पुरुष होगा ना, एक्स वाई हमेशा पुरुष में होगा, तो पुरुष का एक्स वाई महिला के एक्स एक्स के साथ संयोग होगा। अगर इनका एक्स इनके एक्स के साथ मिल गया, ठीक है, इनका एक्स इनके एक्स वाई गुणसूत्र, तो इसमें एक्स एक्स होते हैं, तो इनका एक्स अगर इनके एक्स के साथ मिल गया तो लड़की होगा, अगर इनका वाई इनके एक्स से मिल गया तो लड़का होगा। और इस चीज का निर्धारण वाई से हो रहा है, क्योंकि अगर वाई ही बता रहा है कि वाई से ही पता चल रहा है कि लड़का है कि लड़की, इसलिए वाई को क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहते हैं। और ये लिंग का निर्धारण कब से होता है, तो याद रखेंगे गर्भावस्था से ही, यानी गर्भाधारण से ही उसका निर्धारण हो जाता है।
अब बच्चे की पूर्ण डिपेंडेंसी किस पर है? माता, क्योंकि बच्चा भाई अभी डिपेंड है पूरा माता पर, इसीलिए तो हमने याद होगा कि विकास की अवस्था में क्या पढ़े हैं, निर्भरता से परिपक्वता की ओर। विकास कैसे होता है? अभी इनकी निर्भरता मां के ऊपर है, अभी ये परिपक्व नहीं है। परिपक्व जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, खुद से खाना खाना शुरू करेगा, हर चीज अभी सीखेगा। तो यहाँ पर लगभग 280 दिन, 9 माह 10 दिन 36 सप्ताह सिर से पैर की होगा। पहला हार्ट बीट आता है जिसको हम जान आना बोलते हैं। फिर बच्चे का भार लगभग 2.5 किलो से 3.5 किलो के आसपास, और गर्भाधारण का सही समय जो होना चाहिए वो 21 वर्ष से 28 वर्ष के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, तो माता का जो पोषण है, ठीक है, माता का स्वास्थ्य है, माता की भावनाएं हैं, नशे के सेवन है, माता पिता की परिपक्वता, ठीक है, या अपरिपक्वता, ये सब बच्चे को प्रभावित करती है। ठीक है, बच्चे को प्रभावित करने वाली चीजें कौन कौन सी गर्भावस्था में? तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब उसके बाद भाई जो भी चीज मां का, जो भी चीज बच्चे तक पहुंचना है वो एक नाल के माध्यम से बच्चे तक पहुंचती है, और इसको यहां तक पहुंचाने वाले जो थैलीनुमा संरचना है वो प्लेसेंटा है, जो पहुंचाती भी है और रक्त के अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का भी प्रयास करती है। भ्रूण और माता के उतक से बना हुआ अस्थायी अंग है, और इसके चारों ओर एक फ्लूइड होता है, एक द्रव होता है जिसे एमनियोटिक द्रव कहते हैं, जो बच्चे के मूवमेंट्स और उनके बाहरी चोटों से बचाने में सहायता करती है। तो इतना आपको समझना है कौन सी अवस्था में? गर्भावस्था में। बेसिक क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो जैसे हम देखते हैं कि आपने जो पढ़ा उसके लिए क्या आप एमसीक्यू अगर कर रहे हैं तो क्या आप उसके लिए तैयार है या नहीं? जैसे हम लोग पिछली क्लासेस में भी किए हैं। ठीक है, आप तो जान ही रहे हैं, मतलब हम करते उसको हम देखते हैं। ठीक है, कि कैसे इसको कवर करना है। ठीक है, चलिए, आप इतना पढ़ लिए हैं, कोशिश करिएगा कि आंसर दे। ठीक है, पूरा प्रश्न आपसे बनना चाहिए कि क्या है कैसा है। चलिए, आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन, ठीक है, मानव गर्भाधारण, ठीक है, क्वेश्चन है मानव गर्भाधारण की सामान्य अवधि क्या होती है? तो मानव गर्भाधारण की सामान्य अवधि कितने दिन होती है? अभी हम पढ़े हैं कितने दिन होती है? 260, 280, 300, 240। तो याद रखना, मानव गर्भाधारण की सामान्य अवधि कितनी होती है? 280 दिन। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है बेटा, यहीं से आएगा, तो इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गर्भावस्था की प्रथम अवस्था को क्या कहते हैं? अब इनमें से क्या पहले बनेगा ये आपको देखना है। तो गर्भावस्था की भी प्रथम अवस्था अगर हम देखेंगे तो कौन सा है? जाइगोट, जिसको युग्मनज बोलते हैं। याद रखेंगे, इंग्लिश में जाइगोट और हिंदी में युग्मनज बोलते हैं। युग्मनज के बाद पिंड, पिंड के बाद भ्रूण, भ्रूण के बाद गर्भस्थ शिशु अवस्था, और उसके बाद प्रसव अवस्था। तो गर्भावस्था की प्रथम अवस्था को क्या कहते हैं? तो युग्मनज अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका युग्मनज अवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए, गर्भावस्था की कौन सी अवस्था निर्माण की अवस्था कहलाती है? अभी अभी हम पढ़े हैं कि कहां पर बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होता है, कहां पर बच्चे की शारीरिक विकास एक्चुअल में सही मायने में स्टार्ट होती है। तो हमने पढ़ा था आपका बहुत संवेदनशील और बहुत ही आपका निर्माण की अवस्था कौन सी अवस्था है? भ्रूण अवस्था। कौन सी अवस्था है? भ्रूण अवस्था। देखिए,
अगर आपसे प्रश्न पूछना रहेगा तो इसी टाइप से पूछेगा, ठीक है बहुत सारा पूछने लायक, लेकिन एकदम कंप्लीट कर लिए। मैं जो पढ़ाया उतना अगर आप पढ़ लिए, कोई किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा, और इतने एमसीक्यू को कर लीजिए, कोई एमसीक्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, ठीक है, गर्भ में बच्चे का लिंग निर्धारण कब होता है, ठीक है। अभी हम पढ़े हैं कि कैसे लिंग निर्धारण होता है। तो गर्भ में बच्चे का लिंग निर्धारण कब होता है, तो गर्भाधान के समय, भ्रूण अवस्था में, 12 सप्ताह बाद या जन्म के बाद। तो मैंने बताया है गर्भाधारण के समय ही बच्चे का लिंग निर्धारण हो जाता है, और वाई गुणसूत्र को हम लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। एक्स एक्स लड़की है और एक्स वाई क्या है आपका, लड़का है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, गर्भावस्था में प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भावस्था में प्लेसेंटा का क्या कार्य है भाई, शिशु का वजन बढ़ाना, माता और भ्रूण के बीच पोषण और ऑक्सीजन का आदान प्रदान। तो अभी देखें कि जो भी न्यूट्रिशन या जो भी चीजें ऑक्सीजन है वो माता तक लाने का काम कौन कर रहे हैं, प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद छठवां प्रश्न देखिए, गर्भावस्था में भ्रूण का पहला अंग कौन सा विकसित होता है। तो भ्रूण सबसे पहले क्या बनाता है, भ्रूण हृदय बनाता है, अभी पढ़े थे। और उसके बाद से हृदय जब जान आ जाती है तो उसके बाद से फिर आपका सिर से पैर तक आपका विकास शुरू होता है। तो गर्भावस्था में भ्रूण का पहला अंग क्या विकसित होता है, तो आपका याद रखिएगा हृदय। गर्भस्थ शिशु को ऑक्सीजन किसके द्वारा मिलती है, ठीक है, फेफड़े, रक्त नाल या हृदय। तो भी पढ़े, एक नाल होता है और एक नाल जो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, जिससे माता के थ्रू ऑक्सीजन किसको पहुंचती है, बच्चे को। तो गर्भस्थ शिशु को ऑक्सीजन किसके द्वारा मिलती है, नाल के द्वारा मिलती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। गर्भावस्था में पोषक तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है किस चीज की, ये याद रखिए। माता को, ये क्वेश्चन भी याद रखना बेटा, माता को इस समय गर्भावस्था में देखोगे डॉक्टर आयरन और फोलिक एसिड का दवाई देते हैं, ठीक है। तो इस समय रहता विटामिन सी डी सबको खाना है, लेकिन अगर बच्चे का सही ग्रोथ हो रहा है तो सबसे ज्यादा आवश्यकता उनको आयरन और फोलिक एसिड का ही होता है। साथ साथ विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, सब चीजें। जन्म के बाद से तुरंत विटामिन डी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि हड्डियों के मजबूती के लिए विटामिन डी चाहिए, लेकिन उस बच्चा क्या है, सूर्य के प्रकाश के अभाव में होता है, और विटामिन डी सबसे ज्यादा क्या होता है आपका, सूर्य में होता है, और बच्चा तुरंत होते ही हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते, इससे देखिए विटामिन D3 का आपका ड्रॉप दिया जाता है। तो वो सारी चीजें, लेकिन इनिशियली अगर आप देखोगे तो आयरन और फोलिक एसिड का सबसे ज्यादा महत्व होता है। और ये भी नोट डाउन लिख लेना अपने नोट्स में कि यदि माता में गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी हो तो उसे एनीमिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, एनीमिया। जनरली ये गर्भावस्था में संभावनाएं होती है एनीमिया की। एनीमिया क्या है, रक्त की कमी से होने वाला एक रोग है जो आयरन की कमी से होता है। इसलिए आप देखोगे कि शुरू से यानी 3 महीने के आसपास के बाद से आयरन और फोलिक एसिड, मतलब फोलिक एसिड पहले दे देते हैं, फिर बाद में आयरन और कैल्शियम की दवाई जो है कंटिन्यू चलता है डॉक्टर के सलाह से। तो याद रखना 2-3 बातें, ठीक है, कि गर्भावस्था में आयरन और फोलिक एसिड का महत्व होता है। आयरन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, एनीमिया कहते हैं, ठीक है। भ्रूण का लिंग निर्धारण किस गुण सूत्र से होता है, तो अभी हम देखे हैं XX और XY, ठीक है। XX मिलेगा तो लड़की है, और XY मिलेगा तो क्या है, लड़का है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। इसको भी हम देखे। उसके बाद जन्म के समय शिशु का औसत वजन कितना होता है, अप्रॉक्स अगर हम देखें तो हमने देखा था एक मान्यता के अनुसार अगर देखें सही में तो 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो तक जो है एक औसत वजन हम मानते हैं कि 2.5 किलो से 3.5 किलोग्राम तक होना चाहिए। गर्भावस्था की अंतिम अवस्था क्या है, गर्भावस्था की भी अंतिम अवस्था क्या है, तो सबसे पहले क्या बनेगा, जाइगोट, फिर क्या बनेगा, जाइगोट के बाद भ्रूण, भ्रूण के बाद क्या आएगा, फीटल स्टेज, गर्भस्थ शिशु अवस्था, फिर क्या आएगा, लेबर स्टेज यानी कि प्रसव अवस्था, जहां जन्म होगा बच्चे का। तो इस तरीके से याद रखना, अंतिम अवस्था है प्रसव अवस्था या लेबर स्टेज, ठीक है। प्रश्न इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं।
बाल विकास प्रारंभ मानी जाती है। तो सिंपल सी बेटा चारों अवस्थाओं में हम बाल विकास को कहां मानते हैं, तो गर्भावस्था से बाल विकास मानते हैं, क्योंकि वहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि शारीरिक जो वृद्धि है वो विकास का ही हिस्सा है, इसलिए हम विकास को कहां से देखते हैं, गर्भावस्था से देखते हैं। ठीक है, गर्भ में भ्रूण की वृद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है, मतलब गर्भ में अगर भ्रूण की वृद्धि हो रही है यानी बच्चा बढ़ रहा है तो किसका प्रभाव अच्छा ज्यादा होता है, माता के खान पान का, जलवायु का, जन्म स्थान का या लिंग का। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कि वो किस लिंग का है, वो कहां पर है और क्लाइमेट क्या है। माता का जो न्यूट्रिशन है, माता का जो पोषण है, ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि भ्रूण में, गर्भ में बच्चे की वृद्धि कैसी हो। जितना माता स्वस्थ रहेगी उतना ही ज्यादा बच्चा स्वस्थ रहेगा, जितना माता न्यूट्रिशन लेगी, आयरन लेगी, उतना ज्यादा बच्चे का ग्रोथ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, भ्रूण के शरीर का कौन सा अंग जन्म तक पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है। देखिए सब अंग धीरे धीरे बन जाता है बेटा, लेकिन याद रखना सबसे लास्ट में पूर्ण रूप से डेवलप होने वाला अंग फेफड़ा है। ये प्रश्न भी याद रखना, मैंने जानबूझकर इसको ऐड किया कि आप इन सब चीजों से अवगत रहे। कोई भी क्वेश्चन अगर गर्भावस्था से आता है तो आपसे बने। फेफड़ा जो है वो लास्ट में बनता है, इसीलिए जैसे आप देखोगे 36 सप्ताह के बाद तक भी फेफड़ा डेवलप नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं कि जितना दिन आप गर्भ में समय बिताएंगे बच्चा उतना ज्यादा सांस लेने में क्या होगा आपका, मतलब फ्री होगा। और फेफड़ा जो है वो लास्ट में बनता है, इसीलिए लास्ट में जो दिक्कत जाता है वो कहां पर जाता है, फेफड़े को लेकर। तो याद रखना सबसे लास्ट में बनने वाला, जो लास्ट में विकसित होता है, कौन सा अंग है, फेफड़ा है। ठीक है, पहला हृदय है। ठीक, गर्भवती महिला में रक्त की कमी को क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया था। ठीक है, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड और आयरन की गोली आपको दी जाती है, लेकिन आयरन की कमी अगर आपको हो जाए तो उसे एनीमिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, एनीमिया कहते हैं। ठीक है, याद रखना गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड किस लिए किया जाता है। तो आप जानते हो शिशु का लिंग जानने ये तो अपराध है ना भाई, शिशु का लिंग आप जान नहीं सकते, ना आपको कोई बता सकता है, ना आप पूछ सकते हैं। पूछना भी अपराध है, बताना भी अपराध है। भ्रूण की स्थिति और उसका विकास, तो सिंपल सी बात है, माता की हड्डी जांच के क्या करोगे, ब्लड जांचने के लिए ब्लड टेस्ट करोगे, अल्ट्रासाउंड क्यों लगाओगे। तो जो अल्ट्रासाउंड होता है वो भ्रूण की स्थिति और उसके विकास को जानने के लिए होता है। तो इस प्रकार से आपको समझना है। इतना प्रश्न गर्भावस्था से, देखिए बेटा 16 प्रश्न है इंपॉर्टेंट, और बाकी जो पूरा थ्योरी पढ़े वो अगर एक प्रश्न आना रहेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए बेटा। क्लासेस अब थोड़ी जल्दी जल्दी मैं डालूंगा, थोड़ा किसी कारण से अभी क्लास नहीं हो पा रहा था, लेकिन 2 क्लासेस, क्योंकि मैंने 2 घंटे क्या रेडी, 2 घंटे कुछ 18 मिनट के आसपास का क्लास है, तो अब जो क्लासेस आएगा छोटा छोटा आएगा, बढ़िया, और आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और संपूर्ण क्लास के लिए या नोट्स अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स मिले तो इसके लिए आप पटेल सर क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से जाइए, कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करिए। ठीक है, बाल विकास के साथ साथ हमारी हिंदी, मैथ्स, छत्तीसगढ़ यानी कि शिक्षक भर्ती से संबंधित विभिन्न कक्षाएं भी आप YouTube में देख सकते हैं, चल रहा है। और सीधा अगर संपूर्ण क्लास, पूरा कोर्स चाहिए तो आप पटेल सर ऐप डाउनलोड करिए। तो मैं फिर बहुत जल्दी मिलूंगा बाल्यावस्था में विकास के विभिन्न आयाम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।